देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेल हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेल हादसा हुआ है, जहां पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच एक भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है और हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कई एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर मौजूद है, जहां से घायलों को रेस्क्यू करने के बाद काम किया जा रहा है। इसके साथ ही घटना के बाद से लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। ये ट्रेन ग्वाड़ से बिलासपुर जा रही थी और वहीं मालगाड़ी बिलासपुर से आ रही थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक लाल खदान के पास दोनों ट्रेनों की ये टक्कर हुई है और इसके साथ ट्रैक पर ये टक्कर हुई और इसके आमने सामने होने से यहाँ पर भीषण टक्कर बताई जा रही है। हादसे के बाद से वीडियो और फुटेज भी सामने आ गए हैं, जिसमें ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। दोनों ट्रेनों के डब्बे पटरी से भी उतर गए हैं। हादसे के बाद से यात्रियों में दहशत का माहौल है। हादसा बिलासपुर स्टेशन से महज कुछ किलोमीटर दूर लाल खदान के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन हावड़ा की ओर जा रही थी और तभी विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी से उसकी भिड़ंत हो गई है। टक्कर के बाद से ट्रेन का आगे का डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि मालगाड़ी के इंजन में भी गंभीर नुकसान हुआ है। पटरी से उतरे डब्बों ने आसपास के क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र जैसा बना दिया है और यात्रियों के चीख पुकार मचाने के बाद से आवाजों और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। कई यात्री डब्बों में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने किसी तरह बाहर निकाला। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए सीआरएस का निर्देश दिया है और रेलवे ने कहा है कि जांच के बाद सभी जरूरी सुविधाएं कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। और इस दुर्घटना में प्रभावित लोगों के लिए रेलवे ने मुआवजे की भी घोषणा की है, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे के बाद से राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को हर संभव मदद और सहयोग देने का भरोसा दिया है। बता दें कि ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखकर ये समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह था और इसके साथ ही बिलासपुर में यह हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का रण पूरी तरह से अब सज चुका है। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा और 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता यानी कि 1314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे और इसमें 122 महिला प्रत्याशी भी मैदान में हैं। और इस चरण की अहमियत इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नीतीश मंत्रिपरिषद में शामिल करीब आधा मंत्रियों के परफॉर्म की परीक्षा इसी फेज में होनी है। पहले फेज का चुनाव राज्य के दोनों प्रमुख गठनों के लिए सियासी दिशा तय करने वाला चरण माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया महागठबंधन का सीधा टकराव यानी कि सियासी सीना देखने को मिलेगा। मुख्य मुकाबला अगले तीसरी सियासी धुर भी उभर रहा है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम का इस बार पहले चरण में 8 सीटों पर लड़ रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की संगठन पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस फेज में 119 सीटों पर मैदान में है, यानी कि लगभग हर सीट पर उन्हें का मुकाबला कड़ा होगा और साथ ही त्रिकोणीय मुकाबला भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये चरण बेहद ही अहम माना जा रहा है। साल 2020 में उनकी पार्टी को जो कि 43 विधायक जीत कर आए थे, उनमें से 23 विधायक इस पहले चरण की सीट में चुने गए थे, यानी कि जेडीयू को आधी से अधिक राजनीतिक ताकत यहीं से निकलती है। और अब जबकि 20 साल से सुशासन और शासन के बाद अब सत्ता विरोधी लहर और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं से नीतीश का सामना है और ऐसे में ये चरण उनके लिए राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा बन गया है। फिलहाल बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है और बिहार में पहले चरण के फेज चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गए हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर ये चुनाव है और इसमें 1314 प्रत्याशियों की जनता भविष्य का फैसला लेगी।
इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, पहले चरण की वोटिंग कल है, कितनी तैयार है बीजेपी या फिर कहें एनडीए? देखिए, अब तो सर्वे एजेंसीज के भी माध्यम से पता चल रहा है। चाणक्य एजेंसी की बात कर ली या फिर आईएनएस की बात कर ली, विभिन्न सर्वे एजेंसीज ने अपने सर्वे के दौरान बिहार की जनता के मूड को बता दिया है। बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता चाहती है एनडीए की सुशासन की सरकार, और एनडीए की सुशासन की सरकार वापस लौट रही है। जंगल राज वापस नहीं आएगा, अपराधियों का शासन बिहार में वापस नहीं आएगा, जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनका शासन नहीं आएगा। जब गुणवत्तापूर्ण बिजली की बात होती है तो आप देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो बिजली चाहिए, उस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण बिजली बिहार में आ चुकी है, और नेतृत्व तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा है, एनडीए परिवार का रहा है। इसके अलावा भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लखपति दीदियों की बात कर ले, या फिर महिला उद्यमी योजना की बात कर ले, या फिर सीमांचल में विभिन्न योजनाओं की बात कर ले, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात कर ले, ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की बात कर ले, तो प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, अथवा रोजगार का मामला हो, युवा सशक्तिकरण का मामला हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, वैक्सीनेशन का मामला हो, इन सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बीजेपी एनडीए की सरकार लगातार काम कर रही है। शशांक जी, तेजस्वी यादव ने कल ऐलान किया कि 30,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे इकट्ठे, मतलब कि जनवरी में 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति के दिन पूरे साल के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं? कहाँ 30,000 और कहाँ 2 लाख रुपए, दोनों में बड़ा फर्क होता है। हमने 10,000 रुपया दे दिया, हम एक्शन मोड में है, एक्शन मोड में हम रहते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। एक्शन मोड में जो लोग रहते हैं ना, वो काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने 10,000 रुपए खाते में तो दे ही दिए, और उसके बाद आने वाले समय में रोड मैप जब सामने आएगा तो 2 लाख रुपया देंगे, और उसके बाद हमारी बहनें जो है वो बिजनेस करेंगी, उस बिजनेस से उनका परिवार जो है वो मजबूत होगा। और इसके अलावा भी आप देखिएगा कि 80 करोड़ लोगों को जो पूरे देश में हम मुफ्त अनाज जो दे रहे हैं, उसमें बिहार की भी बड़ी हिस्सेदारी है। हम पक्का मकान बना के दे रहे हैं, हम सड़क बना के दे रहे हैं, हम नालों की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हमने करवाया है, यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए हम पार्क बना रहे हैं। तो एक तरफ जब हम कलम की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, और उन्हीं की जो माताएं हैं उनको भी समृद्ध करके उनको भी विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ने की भी बात करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा एक्शन प्लान है, हम हवा में बातें नहीं करते हैं। माई बहन सम्मान योजना वो बात करते थे, और माई बहन में किसका सम्मान कर रहे हैं? अपनी माता जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, किसी मुस्लिम परिवार से आने वाली बहन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। राबड़ी देवी जी 5वीं फेल थी, बिल्कुल, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो शशांक जी, अभी हाल ही में राहुल गांधी तालाब में उतरे हैं, मछली पकड़े हैं, तो कहा जा रहा है कि जो जमीनी स्तर पर है राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं और बीजेपी नहीं पहुंच रही है। देखिए, राहुल गांधी कुछ दिन पहले जलेबी छानने में भी व्यस्त थे, और कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी बिहार आए थे तो उदयनिधि स्टाइलिन को लेके आए थे, जो सनातन को डेंगू मलेरिया जैसी गंदी बीमारियों के साथ तुलना कर रहे थे। राहुल गांधी को वैसे लोग पसंद हैं जो दक्षिण भारत में कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे, और राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हैं। वैसे ही लोगों को लेकर के राहुल गांधी घूम रहे थे बिहार में, और फिर उसके बाद अब कभी मछली पकड़ना, कभी जाकर के पकौड़ी छानना, कभी जलेबी बनाना। तो राहुल गांधी इससे ज्यादा उनकी बुद्धि जो है ना, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं। बिहार के लोगों का पसीना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विदेश चले गए थे वो छुट्टी मनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को है। राहुल गांधी ने अभी कल कहा है कि सेना को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि सेना का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं उसमें 10% जो लोग हैं वो सेना पर कमांड कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि अब राजनीति में सेना की भी एंट्री हो गई है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है? देखिए, राहुल गांधी चीन के प्रवक्ता है। चीन को हमारी सेना से दिक्कत है, पाकिस्तान को हमारी सेना से दिक्कत है, क्योंकि घर में घुस के मारने का काम हमारी सेना ने पाकिस्तान में किया था। ब्रह्मोस मिसाइलों ने हमारे पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने का काम किया, घर में घुस के मारे। और
उसी से दिक्कत है ना, इसीलिए वो सेना के ऊपर उंगली खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि चीन को दिक्कत है इसलिए राहुल गांधी को दिक्कत है, पाकिस्तान को दिक्कत है इसलिए राहुल गांधी को दिक्कत है, भारत को कोई दिक्कत नहीं है, भारत माँ को कोई दिक्कत नहीं है सेना से। चलिए शशांक जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बता दें कि बिहार में राजनीति अब तेज हो गई है, क्योंकि पहले चरण के वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से विक्रम सेठी जी जुड़ चुके हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है और कितनी तैयारी है कांग्रेस की, क्योंकि पहले चरण का प्रचार थम चुका है और इसको लेकर कितनी तैयार है कांग्रेस। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम जी नमस्कार जी, मैं न्यूज 24 भारत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। देखिए, हमारी महागठबंधन की पूरी तैयारी हो चुकी है और जिस प्रकार कल चुनाव है, हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। हमारा एक एक प्रत्याशी तैयार है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पहला प्रथम चुनाव हो रहा है, जो कल होने जा रहा है, उसमें हमारे अधिकतर जो प्रत्याशी है जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब पूरा आश्वासन है कि इस बार पूरा हमें आश्वासन है कि बिहार की जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि बिहार में इस बार जो मुद्दा, असली मुद्दा है, वो बेरोजगारी का है, वो जंगल राज का है, वो भ्रष्टाचार का है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर है। क्योंकि 20 साल में जेडीयू ने बिहार का भंडाधार कर दिया है और बिहार में आप सोचिए कि नीतीश कुमार, और जबकि नीतीश कुमार जी को पिछले आप सोचिए 2014 से केंद्र में सरकार है भाजपा की जी, और 2014 से लेके अब तक 11 साल में उन्होंने इतना फंड आया है उनको केंद्र सरकार से, मगर उन्होंने उस फंड का कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने रोजगार लगाए होते तो वहां पे बहुत सारी नौकरियां होती, जनता वहां से पलायन ना कर रही होती। क्योंकि इस बार जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में इस 11 साल, जब से केंद्र सरकार के साथ उनकी सरकार है बिहार के अंदर, इन 11 सालों में उन्होंने इतना पैसा आया बिहार के अंदर, इतने पैकेजेस आए, मगर ना तो उन्होंने कोई पलायन का वो देखा। अगर वहां पे रोजगार होते, बिहार के अंदर नौकरियां होती, तो लोग इस प्रकार पलायन नहीं करते। भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां पे ना प्रशासन की चलती है ना प्रशासन की चलती है। उसके बाद तीसरा मुद्दा वहां भ्रष्टाचार का है। कोई भी सरकारी विभाग उठा के देख लीजिए, जहां पे भ्रष्टाचार फैला पड़ा है बिल्कुल। चौथा मुद्दा वहां शिक्षा का है, वहां पे स्कूल नहीं है इस तरीके के। अगर वहां पे स्कूल शिक्षा का सही इंतजाम होता तो वहां से जो लोग हैं वो पलायन नहीं करते। आज वो पलायन करने का मुद्दा ही यही है उनका, कि ना तो वह शिक्षा है, ना वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना वहाँ नौकरियां हैं। जी विक्रम जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, काफी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बता दें आपको कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है और इस दौरान पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम चुके हैं। वाराणसी में देव दिवाली की तैयारियां जोरों पर है और आज भव्य आयोजन होने वाला है। बनारस के घाटों और अन्य जलाशयों के किनारे 10 लाख से ज्यादा दिए जलाकर दिवाली जैसा भव्य उत्सव मनाया जाएगा। यूपी संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। गंगा घाटों और उनके पार के तटों को 20 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है, जहां पर लाखों दिए जलाकर देवता रोशनी का ये त्यौहार मनाते हैं। पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल इस आतिशबाजी में हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं होगा, जिससे प्रदूषण न के बराबर होगा। उन्होंने बताया कि गंगा तट पर हरियाली, स्वच्छता और हरित काशी का संदेश देने रंगों की बरसात इस कार्यक्रम को खास बनाएगी। पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा, सफाई और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि घाटों और गलियों को सजाने के लिए पर्यटक विभाग ने नगर निगम से समन्वय करके आकर्षक रोशनी की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इस तरह ग्रीन आतिशबाजी का यह क्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ काशी के संदेश को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गंगा तटों पर इस दौरान हजारों दीपों की रोशनी और आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी का संगम और अलौकिक दृश्य रचेगा।
आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था गंगा स्नान के लिए कई घाटों की ओर बढ़ चला है, जहां पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग गंगा में डुबकी लगाकर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आए हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है, मोक्ष की ओर बढ़ती है। सुबह से ही पूरे देश में धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। गंगा तटों पर स्नान के बाद से श्रद्धालु भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। लोग सुबह माला प्रसाद चढ़ाकर अपने परिवार की मंगल कामना कर रहे थे। तो वहीं गंगा घाटों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए इस साल जियो बैग और साथ ही कई तरह के उपयोग भी किए गए हैं। क्षेत्र में लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा मिल रही है, लेकिन इसमें एक नज़ारा ऐसा भी देखने को मिला जहां पर गंगा तटों की सफाई के माध्यम नहीं रहे। तो वहीं हालांकि इसके बाद से बता दें आपको कि जाम की जो स्थिति थी वो काफ़ी देखने को मिली। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है। धार्मिक किताबों के अनुसार इस दिन किए गए स्नान, व्रत और दान में मनुष्य को अनंत पुण्य मिलता है। श्रद्धालु अपने मन में ईश्वर के प्रति समर्पण और समाज में सुख शांति की भावना लेकर घर लौटते हैं। गंगा तटों पर बहती ठंडी हवा और पवित्र जल की लहरें मानो श्रद्धालुओं को भक्ति को अपने संग बहा ले रही है। गुंदी ग्राम में मानवता और वन जीवों के प्रति संवेदनशीलता का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है, जहां पर ग्रामीण किसानों ने अपना जान जोखिम में डालकर कुत्तों के हमले से एक हिरन के बच्चे को बचा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को गांव के किसान बाला प्रसाद मीणा एक परिवार के ग्रामीणों ने अपने खेत पर काम कर रहे थे और तभी उन्होंने कुछ आवारा कुत्तों को एक छोटे हिरन के बच्चे का पीछा करते हुए देखा। कुत्ते ने हिरन के बच्चे को घेर लिया और हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। ये देखकर किसानों ने बिना देर किए शोर मचाते हुए कुत्ते को दौड़ा दिया और किसानों को साहस और सूझबूझ से कुत्ता वहां से भाग खड़ा हुआ। घायल हिरन के बच्चे को किसानों ने तुरंत ही कब्जे में ले लिया और किसानों ने घायल हिरन को प्राथमिक उपचार भी कराया। वन विभाग के अधिकारियों ने इसको सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने हिरन के बच्चे को संरक्षण में लिया और पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर हिरन के बच्चे का इलाज जारी है। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर थाना क्षेत्र में बता दें कि बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर कार में भीषण आग लग गई। देर रात हुई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार छतरपुर की ओर हाईवे से जा रही थी कार और आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कार को आग ने पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कार चालक ने बताया कि सुबह से ही खजुराहो आया हुआ था और मंदिर देखकर घूमने के बाद से वापस लौट रहा था, तो टोल प्लाजा से थोड़े आगे निकला था। उसके बाद से भीषण आग लग गई और आग से पूरी कार जलकर राख हो गई। ये आपकी गाड़ी में आग लग चुकी है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे लग गई? हम सुबह आए थे टीकमगढ़ से खजुराहो के लिए, मंदिर के लिए देखने। फिर मंदिर देख के जैसे ही हम तुरंत वापस रिटर्न हुए तो हमने गाड़ी रोकी पहले टोल प्लाजा के थोड़े आगे। फिर मैंने देखा वहाँ थोड़ी सी आग लग चुकी थी, तो मैं बाहर निकला और बाहर से वीडियो भी बनाई थी एक। फिर पूरी आग ही लग चुकी थी। इतने बाद पुलिस भी आई थी। कौन सी गाड़ी है आपकी? स्विफ्ट गाड़ी है हमारी। नमस्कार साथियों, और मेरा नाम सतिन शर्मा है और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देगांव टोल प्लाजा के पास NH 39 पे किस तरह चलती कार में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आग लग चुकी है। यहाँ पर हमारे बमीठा थाने की पुलिस भी मौजूद है और थोड़ी देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आने वाली है। तो यहाँ पर जो सवारियाँ थी उसमें जो भी आदमी थे वो साक्षात बागेश्वर बाबा की कृपा से बच चुके हैं और जो स्विफ्ट डिजायर है वो पूरी तरह जल चुकी है। करीबन 1 घंटा से उसमें आग लगी है। प्रशासन पूरा, हमारे बमीठा पुलिस सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारे ग्रामवासी भी यहाँ पर, हमारे युवा साथी भी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर के आखिरी सप्ताह में धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया है। 26 नवंबर से शुरू होकर शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा और इस शीतकालीन सत्र में 5 बैठकें रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दिसंबर में धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में शुरू होने वाले पर्यटक सीजन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, ताकि पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायियों को असुविधा ना हो, क्योंकि दिसंबर माह में
कई पर्व होते हैं जिसको मनाने के लिए पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं। सत्र के दौरान सारा धर्म में लगाया गया है और साथ ही सड़कों में जाम भी बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए सत्र के पहले करवाने का ये निर्णय लिया गया है और इस सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी। वहीं अब तक का ये सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया है कि 8 बैठकों का ये सत्र विधानसभा के इतिहास में सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होगा और ये निर्णय दिसंबर में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। हिमाचल विधानसभा के तीसरे सत्र में को मिलाकर साल की 35 बैठकें होने लाजमी है और अब तक 27 बैठकें हो चुकी है। शीतकालीन की 8 बैठकों को मिलाकर अब 35 बैठकें पूरी हो जाएंगी। इस बार जो विंटर सेशन है जो जनरली दिसंबर में होता था लास्ट वीक में, इसको इस बार नवंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है और जिसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से विधानसभा को आया था और हमने जो है उस पर जो फॉर्मल जो अप्रूवल्स हैं जो गवर्नर हिमाचल प्रदेश वो प्राप्त कर ली है और परसों इसकी नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। 26 नवंबर से ये शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। सारे वर्किंग डेज जो हैं यानी सैटरडे और संडे को नहीं होगा, बाकी जो वर्किंग डेज हैं उसी में ही ये सत्र का आयोजन होगा। अमूमन सर दिसंबर माह में शीतकालीन सत्र होता था, इस बार क्या वजह है कि पहले जो है सत्र बुलाया गया है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दिसंबर जो है उसमें क्रिसमस है, न्यू ईयर है और दिसंबर का आखिरी महीने में जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है वो भी हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। धर्मशाला उसमें एक अहम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस बार हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को 2.5 साल से 5 साल करने के फैसले पर सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर वकील अंजलि सोनी वर्मा ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें शहरी विकास विभाग, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और शिमला मेयर प्रतिवाद बनाया गया है, जिस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार और मेयर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को रखी गई है। आरक्षण स्टेज के अनुसार अगले 2.5 साल के लिए अनुसूचित जाति की महिला पार्षद को मेयर बनाना था, लेकिन सुखू सरकार ने इसे बदलते हुए मौजूदा मेयर के लगभग पहुंचने के लिए उसे 5 साल बढ़ा दिए हैं। सरकार ने तर्क दिया है कि हॉर्स राइडिंग करने के प्रशासनिक स्थिरता के लिए कार्यकाल के 5 साल किए गए हैं। बीते 25 अक्टूबर को सुखू कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसके बाद से सरकार ने अध्यादेश जारी किया, जिससे आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा में रखा जाएगा और नगर निगम शिमला मेयर सुरेंद्र चौहान की 2.5 साल का कार्यकाल 15 नवंबर को खत्म हो रहा था। समान स्थिरता में मेयर और डिप्टी मेयर को बदलाव तय था, लेकिन अब अध्यादेश लागू होने से ये बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भव्य उत्सव के आयोजन कर रही है। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए देश और प्रदेश स्तर पर बीजेपी द्वारा व्यापक जन भागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक विपिन परमार ने कहा है कि भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पूरे हुए 150 साल गर्व के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय गीत और एकता का प्रतीक है, जिसे देश के हर स्कूल की दैनिक प्रार्थना और में शामिल किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि 7 नवंबर को सुबह 11 बजे बीजेपी हर संसदीय क्षेत्र में वंदे मातरम का सामूहिक गाना करेगी और शिमला में ये कार्यक्रम अंबेडकर चौक के साथ साथ विधानसभा परिसर, मंडी में, कुल्लू और हमीरपुर में आयोजित होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये गीत आज राष्ट्रवाद, एकता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है और इसका 150 साल गर्व और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। वो विषय है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को।
और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम के कन्वीनर संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है पूरे प्रदेश का कार्यक्रम को लेकर के, और हमारे सहयोगी के रूप में कुसुम सदरेट जी, किरण बाबा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 1875 में वंदे मातरम रचा गया था, लिखा गया था, और लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आज 1875 और 2025 ऐसे लगभग 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और जब ये गीत लिखा गया था तो ये राष्ट्र भावना, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो देश खड़ा हो गया था उसको गति देने के लिए ये वंदे मातरम लिखा गया था 1875। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी ये फैसला किया है। वो विषय है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।